हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू फॉर इग्नू। आज की इस वीडियो में हम राइज ऑफ द मॉडर्न वेस्ट सेकेंड PHIC 108 के लिए ये वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से जो भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, रिपीटेड होते हैं, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और इस सब्जेक्ट का एग्जाम बहुत ही जल्द आपका होने वाला है। आई होप आप सभी को डेट्स पता होंगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं जो सबसे ज्यादा रिपीटेड और बहुत चांसेस है इसके एग्जाम में आने के। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे ना, तो वहां पे भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर इन फ्रांस और जो जर्मनी है ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी, उसके बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करना है। तो आप बता सकते हैं कि कैसे जो फ्रांस था वहां पे सारी चीजें जो थी, क्रॉप रोटेशन एंड न्यू क्रॉप फॉर्म के, ये सारी जो चीजें थी ना, एडवांसमेंट्स, ये सारी चीजें आ गई थी, जो कि अमेरिका से भले ही उन्होंने गैदर करी थी। इसके बावजूद वहां पे ना मतलब इतनी सारी टेक्नोलॉजी वगैरह आने के बावजूद वहां पे क्या था, हैवी टैक्सेशन का सामना करना पड़ रहा था। जो भी लैंड था, टेन्योर था, उसमें ना एक लैंड टेन्योर घोषित कर दिया जा रहा था, और उनमें हैवी टैक्सेशन मतलब टैक्स का बहुत ज्यादा उनको सामना करना पड़ रहा था। और दूसरी ओर जब हम जर्मनी की बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि ना जितने भी लैंडस्केप थे, उसमें बेसिकली पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेड को ऐड कर दिया गया था, और वहां पे सर्फडम यानी स्लेवरी जैसी चीजें जो थी वहां पे देखने को मिल रहा था। लोगों से जबरदस्ती स्लेवरी बनाकर, स्लेव बनाकर काम करवाया जा रहा था। ये चीज यहाँ पे हमें जर्मनी में देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो हम बात करते हैं बोथ कंट्रीज जो दोनों थी ना, वो एक्सपीरियंस कर रही थी एक ऐसे पीरियोडिक फेमिनाइज को ड्यू टू पुअर हार्वेस्ट, जो कि बहुत ज्यादा मतलब उनका जो हार्वेस्ट सिस्टम था वो बहुत ज्यादा मतलब बेकार, मतलब पुअर तरीके का था। ठीक है, सोशल पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, वहां पे स्टेबिलिटी नहीं थी। तो कुछ इस तरीके से 18th और 17th सेंचुरी में जर्मनी और फ्रांस का सिचुएशन था। राइट, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। Again, this is also important. Analyze the major intellectual trend in the 17th century Europe. जो 17th century यूरोप था, उसमें इंटेलेक्चुअल ट्रेंड्स क्या क्या थे, वो आप बता सकते हैं कि कैसे साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ। परहैप्स द मोस्ट इम्पैक्टफुल इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था, इसमें साइंटिफिक रिवोल्यूशन हुआ था, जिसमें चैलेंज किया गया था एरिस्टोटेलियन को वर्ल्ड वाइड। ठीक है, और दूसरा हुआ था हमारा एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जिसमें जिनके थ्रू आप बताएंगे कि किस तरीके से जो हमारा 17th सेंचुरी यूरोप था, उसमें इंटेलेक्चुअल ट्रेंड्स कौन कौन से आए थे। ठीक है, फर्स्ट साइंटिफिक रिवोल्यूशन था, और सेकंड हमारा एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट में क्या होता है, जो प्री डोमिनेटरी 18th सेंचुरी था मूवमेंट, उसमें रूट्स बहुत ज्यादा लेट सेंचुरी में के टाइम पे आए थे। ठीक है, जो थिंकर्स थे लाइक जॉन लॉक हो गए, इन सभी ने ना एक इम्यूनियल कैंट क्वेश्चन किया था ट्रेडिशनल अथॉरिटी को, एडवोकेट किया था फॉर रिलीजियस टॉलरेंस, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, कि मतलब ये चीजें वहां पे मिलनी चाहिए, कि फ्रीडम ऑफ थॉट्स होना चाहिए, रिलीजियस जो टॉलरेंस है उसको ना करना जाए। ठीक है, तो इन थिंकर्स ने भी यहाँ पे चीजें में इंडिविजुअल और एम्पिरिज्म को फोर्स किया था 18th सेंचुरी में, और कुछ तरीके से वहां पे इनलाइटनमेंट आया था। आई होप कि आपने ये बुक में पढ़ी होगी, जब आपने स्टोरी पढ़ी होगी उस टाइम। ठीक है, तो रैशनलिज्म एंड एम्पिरिज्म, ये भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा 17th सेंचुरी के टाइम पे चल रहा था, कि जो फिलोसफिकल अप्रोचेस थे डोमिनेट कर रहे थे इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्सेस को, रिलेटेड रिलेशनशिप्स को। ठीक है, साथ ही साथ आगे आप इसमें बता सकते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी भी आया था 17th सेंचुरी में। ठीक है, जो बहुत ज्यादा प्रोफाउंड और डिबेटेड ऑन द पॉलिटिकल लेजिटिमेसी का था। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझा रही, बिकॉज वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, तो आपको वीडियो को पॉज करके लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे ट्रेंड्स है जो कलेक्टिवली चैलेंज करते हैं मेडिएवल सेंचुरी सोसाइटी को और 17th सेंचुरी में यूरोप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनलाइटनमेंट, आउटलाइन द वेरियस स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट इन यूरोप। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। तो एनलाइटनमेंट क्या होता है, बेसिकली एक एज ऑफ रीजन की तरह नाम से भी इसको जाना जाता है, मतलब एज ऑफ रीजन। ठीक है, वॉज एन इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल मूवमेंट, एक तरीके का ये कल्चरल और इंटेलेक्चुअल मूवमेंट था, जो 17 और 18 सेंचुरी के बीच में यूरोप में हुआ था। ठीक है, जिसमें इंडिविजुअल और स्पेक्टिसिज्म के ट्रेडिशनल जो डॉक्टराइन्स थे, जो मतलब चीजें आ रही थी, उनको उनको डेवलपमेंट हुआ था। चीजें मतलब आगे बढ़कर चीजें बहुत ज्यादा चेंज होने लग गई थी। लोगों की थिंकिंग, फिलोसफी सब चेंज होने लग गया था। अर्ली एनलाइटनमेंट 17th सेंचुरी में हुआ, हाई एनलाइटनमेंट मिडल 18th में हुआ था। ठीक है, और लेट एनलाइटनमेंट की बात करें तो 18th सेंचुरी में हुआ था। कुछ इस तरीके से, जो जैसे कि रूसो हो गए, कांट, इन्होंने आइडियाज को, ह्यूमन नेचर को, एथिक्स को, ऑटोनॉमी को डिस्कस किया, और वहां पे चीजें जो थी डेवलप हुई थी। ठीक है, स्प्रेड एंड इम्पैक्ट, यहाँ पे स्प्रेड हुई सारी चीजें इनलाइटनमेंट के टाइम पे। ठीक है, और आइडियाज जो थी वो प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड हुई अमेरिकन और जो फ्रेंच रिवोल्यूशन था उनके बीच में। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको बताना था कि एनलाइटनमेंट क्या होता है। बेसिकली ये एक तरीके का
इंटेलेक्चुअल और कल्चरल मूवमेंट था जो कि 17 और 18 सेंचुरी में यूरोप में हुआ था, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। राइट अ नोट ऑन द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेरिकन रिवॉल्यूशन क्या था? अमेरिकन रिवॉल्यूशन की बात करते तो 1775 से 1783 के बीच में हुआ था, ठीक है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पिवोटल इवेंट है जो कि पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बिकॉज इसमें नॉर्थ अमेरिका और जो इन्फ्लुएंस हुआ था ग्लोबल नोशन बाय लिबर्टी एंड सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है? कॉजेस क्या क्या हुए थे कि इसकी वजह से क्या हुआ था कि जो रिवॉल्यूशन था सेटलमेंट फ्रॉम ग्रोइंग डिसकनेक्टेड अमंग अमेरिकन कॉलोनिस्ट, ठीक है? तो उसमें क्या होता है जो अमेरिकन थे वो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के थ्रू परसीव हो रहे थे, अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव को उनको फॉलो करना पड़ रहा था, जैसे कि टैक्सेशन उनको सामना करना पड़ता, बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा था। ब्रिटिश जो मिलिट्री थी वो प्रेजेंस था वहां पे, उनका उनका लिमिटेशन था किसी भी कॉलोनियल ऑटोनॉमी में, ठीक है? की इवेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो है बिगिन करता है विद स्ट्राइक्समैन के साथ, ठीक है? कॉजेस तो यही थे कि उनको टैक्सेशन वगैरह का सामना करना पड़ रहा था, ठीक है? की एलिमेंट्स क्या था कि द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1776 ड्राफ्टेड लार्जली बाय थॉमस जेफरसन प्रोक्लेम्ड द कॉलोनियस इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है? नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इसी का नेक्स्ट आगे आपको बताना है कि इसका इम्पैक्ट क्या था। कि जो अमेरिकन विक्ट्री थी एट यॉर्कटाउन इन 1781 लेड टू द ट्रीटी ऑफ पेरिस। ट्रीटी एक जैसे हमारा इंडिया में भी कई ट्रीटी होते थे ना, वैसे ट्रीटी ऑफ पेरिस हुआ था 1783 में, फॉर्मली रिकॉग्नाइज हुआ था अमेरिका के इंडिपेंडेंस को दिखाने के लिए, ठीक है? अब हम इसके लेगेसी की अगर हम बात करें तो द रिवोल्यूशन establishes the United States as a democratic public with a कॉन्स्टिट्यूशन इन 1787। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की तरह यूनाइटेड स्टेट को एज अ स्टैब्लिश किया गया, ठीक है? तो ये इसकी लेगेसी हुई कि हुआ क्या आखिर में, ठीक है? तो अमेरिकन रेवोल्यूशन जो है एक तरीके से वाटरशेड मूवमेंट की तरह देखा गया है जिसमें सिक्योर्ड इंडिपेंडेंस को कॉलोनियल के साथ, बट ऑल्सो सेट द स्टेज फॉर मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स एंड द ह्यूमन राइट्स। गवर्नमेंट्स के साथ साथ ह्यूमन राइट्स के साथ यहाँ पे चीजें जो थी आगे आगे बढ़ी और कुछ इस तरीके से अमेरिका में जो था रिवोल्यूशन हुआ था, ठीक है? नेक्स्ट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट इनमें से किसी भी टॉपिक पे आपको आ सकता है। आप हालांकि आपको एग्जाम में किन दो पे ही लिखना होगा, पर हम इन चारों को डिस्कस करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम रैशनलिज्म को देखते हैं। तो रैशनलिज्म क्या होता है? बेसिकली एक फिलोसफिकल पोजीशन होती है जिसमें एम्फेसिज्म होता है रीजन ऑन द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज एंड अल्टीमेट सर्टेन ऑफ ट्रूथ, ठीक है? सर्टेनिटी ऑफ ट्रूथ मतलब ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन इन द 17th सेंचुरी स्पेशली एसोसिएटेड विद रिसर्च एंड स्पोंजा, ठीक है? ये सभी चीजों को लेकर बेसिकली रैशनलिज्म है, ठीक है? तो इट कंट्रास्ट विद एम्पिरिसिज्म which asserts the knowledge comes primarily from sensory experience। जो सेंसरी एक्सपीरियंस होता है ना उसके नॉलेज के बिहाफ पे ये चीज जो है सामने आती है, ठीक है? तो रैशनलिस्ट क्या एक आर्ग्यू करते हैं आइडियाज के ऊपर, डिडक्ट करते हैं मेथड्स को, रीजनिंग। इससे क्या होता है, इस अप्रोच से बेसिकली ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड होती है फील्ड सारी, सच एज मैथमेटिक्स हो गई, एथिक्स हो गए, ये सभी इन्फ्लुएंस होते हैं। ये है हमारा रैशनलिज्म, ओके? नेक्स्ट हम देखते हैं अगेन मेन रेस्टोरेशन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस्टोरेशन ग्लोरियस रिवोल्यूशन। तो रेस्टोरेशन की अगर हम बात करें तो 1660 में मार्क हुआ था रिटर्न ऑफ द मोनार्की। मोनार्की जो थी यानी कि चार्ल्स सेकंड जो थे वो वापिस आ गए थे। तो उस एरा को जो थे बोलते हैं मतलब वापिस आ गए थे मीन्स कि वापिस पावर में आ गए थे, तो इस वजह से उस एरा को हम रेस्टोरेशन कहते हैं, ठीक है? तो जो इंग्लिश सिविल वॉर था और जो ब्रीफ रिपब्लिकन कॉमनवेल्थ था ना उसके अंडरवेल्थ क्रॉनवेल के थ्रू यहाँ पे सारी चीजें हुई थी। तो ये था हमारा रेस्टोरेशन, ठीक है? आप वीडियो पॉज करके लाइन बाय लाइन जरूर पढ़ेंगे। तो ये जो इवेंट है स्टैब्लिश करता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को, प्राइमरी प्रीलिमिनेटरी सोवर्निटी को, लेइंग द ग्राउंड वर्क फ्रॉम मॉडर्न ब्रिटिश गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिकल फिलोसफी, ओके? आई होप इट इज क्लियर टू यू। रेस्टोरेशन इज बेसिकली जब उस टाइम ऑफ पीरियड को बोलते हैं जब चार सेकंड जो है वापस पावर में मोनार्की में आ गए थे, ठीक है? नेक्स्ट है रोल ऑफ वुमेन इन साइंस ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी। अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वुमेन की अगर हम टाइम की बात करें, रोल की बात करें 17 और 18 सेंचुरी में बहुत ज्यादा लाइक बैरियर्स रहे हैं बट मेड नोटेबल कंट्रीब्यूशंस। उनके पास बहुत सारे बैरियर्स तो रहे थे वुमेन्स के ऊपर, बट उन्होंने बहुत ही ज्यादा नोटेबल कंट्रीब्यूशंस दिखाए हैं। फ्यू वर फॉर्मली एजुकेटेड एक्सपेक्टेड मार्केट मारिया सिबिलिया मेरियन, मतलब ये वुमेन्स है ऐसी जो मतलब उनके पास लाइक उनके बैरियर्स तो बहुत सारे थे, उसके बावजूद उन्होंने नाम बनाया और चीजों को कुछ नोटेबल जो चीजें थी कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है? दे मेड इंपॉर्टेंट डिस्कवर्स डिसिप्लिन लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड प्रोफेशनल रिकॉग्निशन,
एजुकेशन को उन्होंने एक्सेस किया, प्रोफेशनल रिकॉग्नाइजेशन बनाया उन्होंने अपने लिए, सारी चैलेंजेस और नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, मतलब सामना करते हुए उन्होंने अपने वर्क के थ्रू फाउंडेशन किया, ठीक है? और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया चेंजिंग के अंदर, ठीक है? तो ये कुछ रोल था वुमेन्स का। वीडियो पॉज़ करके आपको लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़ना है, मैं अगेन एंड अगेन बोल रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ यूरोपियन एक्सपेंशन ड्यूरिंग द लेट 17 एंड 18 सेंचुरी में। जो यूरोपियन थे उनका क्या मतलब नेचर वगैरह रहा है, ठीक है? तो यूरोपियन एक्सपेंशन ड्यूरिंग द पीरियड वाज कैरेक्टराइज्ड बाय कमेंटिंग अमंग यूरोपियन पावर ऑफ टेरिटोरियल कंट्रोल, ट्रेड डोमिनेट एंड रिसोर्सेज। द लेट 18 एंड 17 एंड 18 century saw the consolidation of expansion colonial empires in the Americas। तो अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में क्या था कि इस टाइम पीरियड में ना कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था। ये एक्सपेंशन था वो जो ड्रिवन हुआ था इकोनॉमिक मोटिव्स के साथ, सच एज एक्वायरिंग प्रीशियस मेटल्स, स्पाइसेस एंड रॉ मटेरियल्स, ये सभी चीजें। तो जियोपॉलिटिक हो गया, रिवाइलरीज हो गई, एम्बिशंस हो गए फॉर एम्पायरिंग बिल्डिंग रिजल्टिंग इन कॉन्फ्लिक्ट्स लाइक द वॉर, स्पेनिश सक्सेशन 1701 1714। ये यूरोपियन एक्सपेंशन हो गया ड्यूरिंग दिस टाइम एंड लेड टू ग्राउंड वर्क, ठीक है? तो ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना था कि यहाँ पे जो हमारा नेचर क्या था यूरोप का। तो वीडियो पॉज करके आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी है और हर एक चीज आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, और इन वर्ड्स का यूज करके अगर आप अपने एग्जाम में आंसर फ्रेम करते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो थी BHIC 108 के लिए। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट कोड की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है? एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एडू फॉर यू।